GDMO's एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर एकेडमिक के 100 एमसीक्यूज होंगे और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी पिछले साल इनिशियल टेस्ट के अंदर एकेडमिक के जो क्वेश्चंस आए थे तो वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि टेस्ट के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। बाकी ये कुछ एमसीक्यूज है, अगर आपको कंप्लीट कोर्स बाय करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पर पिछले 5 साल के पास पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अ वुमन हैज आर्थराइटिस, मैलर रेश, ओरल अल्सर्स एंड प्रोटीनियूरिया। ANA is positive, anti-nuclear antibody is positive. You diagnosed him SLE, systemic lupus. Pathologically, why does she have kidney failure? तो SLE में किडनी फेलियर का कौन सा है? दिस इज अ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो SLE में जो किडनी की इन्वॉल्वमेंट है वो आपके पास कौन सा है? दिस इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, रीनल मैनिफेस्टेशन। अभी रीनल मैनिफेस्टेशन की अगर हम स्टेजेस देखें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। ठीक है, WHO की जो क्लासिफिकेशन है ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए, तो आपको पता होना चाहिए 1 नंबर पे क्या है? 1 नंबर पे है आपके पास मिनिमल मेसेंजियल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, 2 नंबर पे आपके पास क्या है? 2 नंबर पे आपके पास है मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। थर्ड पे आपके पास क्या है? फोकल प्रोलिफरेटिव। और फोर्थ पे आपके पास क्या है? डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव। ये फोर्थ नंबर जो है तो दिस इज मोस्ट कॉमन डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव और ये काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। अच्छा देखिए, एसएलई से रिलेटेड और आपके क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके पास एएनए की डिस्कशन हुई है। एएनए क्या है? दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एसएलई, स्क्रीनिंग टेस्ट है। अच्छा, अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट है तो मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी। अगर मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज और क्या है? एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज आर द मोस्ट ट्रस्टेड एंटीबॉडीज। मोस्ट ट्रस्टेड एंटीबॉडीज का क्या मतलब है कि अगर आपके पास हो एंटी स्मिथ हो तो इट मींस कि दिस इज 100% एसएलई। ठीक है, तो एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज इज मोस्ट ट्रस्टेड एंटीबॉडीज। मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज क्या है आपके पास? हो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और मोस्ट ट्रस्टेड या मोस्ट सेंसिटिव एंटीस्मिथ एंटीबॉडी। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप क्या यूज करते हो? एएनए को आप स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हो। यहाँ पर एक टर्म में आप लोगों ने चेक किया होगा, डिस्कॉइड रेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया है जहां पे आपको डिस्कॉइड रेश का क्लू मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसकी ट्रीटमेंट को देखें तो इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? एक्टिव डिजीज में हम क्या करते हैं? तो एक्टिव डिजीज में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं प्लस आप साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अगर आपने क्रोनिक ट्रीटमेंट करनी हो तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, सन प्रोटेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टीरॉइड्स देते हैं और इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्मोकिंग प्रिवेंशन वगैरह ये चीजें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो आपके पास है तो वो भी हम देते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्किन और जॉइंट के सिम्टम्स के लिए। ठीक है, स्किन और जॉइंट सिम्टम्स के लिए हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी यूज करते हैं और उसका साइड इफेक्ट क्या है? रेटिनल टॉक्सिसिटी। तो ये काफी मरतबा पूछा गया है। ठीक है, तो अभी तक एसएलई के ऊपर हमने कौन से पॉइंट डिस्कस किए? एसएलई इज अ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो किडनी इन्वॉल्वमेंट है, इसके ल्यूपस नेफ्राइटिस इसको कहते हैं। इसके जो डिफरेंट स्टेजेस है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, डिस्क्राइब रेश भी एक मरतबा इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चंस में पूछा गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? एएनए इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या है? एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी क्या है या मोस्ट ट्रस्टेड एंटीबॉडी क्या है? एंटी स्मिथ डीएनए है। ठीक है, हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं? एक्यूट ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? एक्यूट फ्लेयर में हम क्या करते हैं? तो हम इनको कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, आईवी स्टेरॉइड्स देते हैं 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, प्लस उसके साथ हम साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं। इसी तरीके से जो क्रॉनिक ट्रीटमेंट हो तो उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सन प्रोटेक्शन करते हैं और स्टीरॉइड्स इसके अंदर देते हैं। ठीक है, बाकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी हम देते हैं आपके पास जो जॉइंट के सिम्टम्स हो, जॉइंट सिम्टम्स यानी आर्थराइटिस के लिए और स्किन के जो सिम्टम्स है उसके लिए। और इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है? रेटिनल टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछले 5 सालों में एसएलई के ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अ पेशेंट हैज एस्टीरेक्सिस। जानते हो ना एस्टीरेक्सिस क्या है? अच्छा, एस्टीरेक्सिस यानी लिवर फ्लेव, कंफ्यूजन एंड हाई अमोनिया लेवल। देखिए, कंफ्यूजन जब भी माइंड इन्वॉल्व हो ना, ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए तो मींस ये क्या है? दिस इज हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में क्या होता है? आपके पास अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता और अमोनिया का लेवल क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, अभी इसमें इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ आ गई। इसमें अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। अभी देखिए डियर स्टूडेंट,
हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की जो स्टेजिंग है, जो ग्रेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम एक पूछा गया था कि अ पेशेंट जो है तो वो आपके पास कंफ्यूज है बट रिस्पॉन्ड टू पेन, पेन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये आपके पास हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की कौन सी ग्रेड है? तो दिस इज ग्रेड 3। अभी ग्रेड 1 2 क्या है? तो ग्रेड 1 में आपके पास सिर्फ कंसंट्रेशन पुअर होगी और स्लर्ड स्पीच होगा। ग्रेड 2 में क्या होगा? सिर्फ ड्राउजी होगा बंदा, ठीक है, लेकिन वो इजीली रोजेबल होगा, ठीक है, और एग्रेसिव बिहेवियर होगा उसका। थर्ड पे क्या होगा? कंफ्यूजन होगी और रिस्पॉन्ड टू पेन करेगा वो, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ में क्या होगा? तो फोर्थ में कोमा होगा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके हो गए ग्रेडिंग। अभी इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? हम लेक्टुलोज देते हैं। लेक्टुलोज का काम क्या है? ये कोलोनिक पीएच को रिड्यूस करता है, ठीक है, और फिर उसकी वजह से ये आपके पास जो NH4 है ये इनकी ट्रैपिंग हो जाती है। इससे हट के हम क्या और दे सकते हैं? हम न्यूमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है, न्यूमाइसिन भी हम देते हैं और रिफाक्सामाइन भी हम देते हैं, ठीक है, रिफाक्सामिन भी हम दे सकते हैं इनको। अच्छा, फिर लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके लिए ट्रिगर्स क्या है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के लिए ट्रिगर्स क्या है? तो देखिए, आपने डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है, डिहाइड्रेशन आपने नहीं करनी, ठीक है। इसी तरीके से हाई प्रोटीन डाइट को आपने प्रिवेंट करना है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये दो तरह के क्वेश्चन काफी मरतबा पूछे गए हैं। अगर आपके पास सिरोसिस हो तो उनमें हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में हम हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करते हैं। इसमें हम ब्रांच अमाइनो एसिड देते हैं ज्यादातर, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एबनॉर्मेलिटीज है उसको आपने प्रिवेंट करना है। तो आपने डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है, अपने हाई प्रोटीन इंटेक को प्रिवेंट करना है, और आपने इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना है, ठीक है, और कंस्टिपेशन को भी। तो दीज आर द ट्रिगर्स फॉर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक आपने टर्म सुना होगा, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी काजिंग एजेंट क्या है? मोस्ट कॉमनली ये किस चीज की वजह से होता है? तो इकोलाई की वजह से होता है। और इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? तो इसकी ट्रीटमेंट में हम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पुरिन यानी सेपोटॉक्साइम या सेफ्ट्राइजोन हम देते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की ट्रीटमेंट में, और ये इकोलाई की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें कंपेंसेटेड और नॉन कंपेंसेटेड भी मैंने दिए हैं, ये भी आप याद कर ले। देखिए, आपके पास जो नो वेरिसिस, नो एसाइटिस, और वेरिसिस और नो एसाइटिस, ये आपके पास वेरिसिस जो है तो दिस इज कंपेंसेटेड, मतलब अभी लीवर अपना काम कर रहा है। डिकम्पेंसेटेड क्या कि लीवर ने अपना काम छोड़ दिया है। इसके अंदर आपके पास एसाइटिस है, एसाइटिस इज डिकम्पेंसेटेड, ठीक है। जॉन्डिस भी आपके पास डिकम्पेंसेटेड है, ठीक है, और ब्लीडिंग वगैरह ये सारे, ठीक है। अच्छा, फिर आइए, ब्लीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो वेरिसिस है, तो वेरिसिस की प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का क्या मतलब है? प्रोपेनोलोल वगैरह हम देते हैं। अभी प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस का क्या मतलब है? कि अब तक ब्लीड स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, तो फिर इसमें हम क्या देते हैं? प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ वेरिसेल ब्लीडिंग, हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यानी प्रोपेनोलोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है कि अ 45-year-old मैन प्रेजेंट विद रेडनेस, हीट, swelling and pus at one side. Which vascular event occur first to cause these signs? तो इसमें क्या है? इमाइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, इंक्रीज vascular permeability, vasodilation and increase blood flow, thrombosis of local blood vessel. इसमें 90% स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन लगा लेते, लेकिन इसका आंसर से क्या है? इसका आंसर है सी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन के जो साइंस है, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसमें सबसे पहले क्या होता है? रेडनेस। और रेडनेस क्यों होती है? डायलेशन की वजह से। रेडनेस के बाद क्या होता है? हीट। और ये क्यों होती है? इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से। फिर आपके पास क्या है? उसके बाद आपके पास है स्वेलिंग। ये स्वेलिंग क्यों होती है? एकमुलेशन की वजह से, ठीक है। और आपके पास फिर उसके बाद क्या है? पेन। ये डायरेक्ट इंजरी टू नर्व फाइबर से। और फिर क्या है? लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन में आपके पास क्या है? पेन और स्वेलिंग है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट कार्डिनल साइंस जो कि सीक्वेंस वाइज है, ठीक है, दीज आर द सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसका ईएफ मीन एजेक्शन फ्रैक्शन, उसका एजेक्शन फ्रैक्शन 25% है। To maintain cardiac output, his heart dilates. According to Frank Starling law, why does dilation initially help? देखिए, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या करता है? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ आपको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को स्ट्रोक आउटपुट के साथ मैच करता है, ठीक है। इनके बीच में जो ग्राफ होती है वो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में हम क्या करते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनता है, दिस इज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि अगर इनिशियली आपका हार्ट फेलिंग स्टेज में जा रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक सर्कोमियर की जो लेंथ है वो ऑप्टिमल की तरफ चली जाती है, मतलब हद से ज्यादा जितनी उनके अंदर एक्टिन के ब्रिजेस बन सकते हैं ना, तो ऑप्टिमल लेंथ के ऊपर चले जाते हैं। अभी इसकी वजह से क्या होता है? अगर उनके अंदर आपके पास
ऑप्टिमल लेंथ तक पहुंच गए हैं तो क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन ज्यादा होगी और स्ट्रांगर स्क्वीज होगा, स्ट्रांगर फोर्स लगेगा। आपने कभी भी फ्रैंक स्टार्डिंग लॉ को कंट्रैक्टिलिटी से कंफ्यूज नहीं होना। कंट्रैक्टिलिटी इज रिलेटेड टू कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल के लिए भी क्या है, आपके पास कैटिकोलामाइंस और वो चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो कैल्शियम लेवल के साथ है। जिस तरह हम डिजॉक्सिन देते हैं तो डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन भी आपके पास कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जबकि फ्रैंक स्टार्डिंग लॉ का मतलब क्या है, फ्रैंक स्टार्डिंग लॉ का जो है तो ये इंक्रीज करता है ऑप्टिमल लेंथ को और ये स्ट्रांगर स्क्वीज, ठीक है। तो ये इसके पीछे जो फिजियोलॉजी हो वो ये है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि डायबिटिक मेल प्रेजेंट विद सेंट्रल चेस्ट पेन। अच्छा सेंट्रल चेस्ट पेन है रेडिएटिंग टू जा। अच्छा रिलीफ बाय रेस्ट, तो देखिए रिलीफ बाय रेस्ट इसका क्या मतलब है कि दिस इज एनस्टेमी, एनस्टेमी, ठीक है। अच्छा ईसीजी शो एसटी डिप्रेशन इन V3 टू V6। अच्छा मैं आपसे एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इंटरव्यू में पूछा गया था जीडीएमओस के इंटरव्यू में, कि आपके पास लेट सपोज अगर एसटी डिप्रेशन इस क्वेश्चन को मैं उठाऊं V3 टू V6, तो ये आपके पास क्या शो करता है, ये आपके पास कोई रीजन शो करता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो रही है या नहीं। तो जब भी देख डियर स्टूडेंट आपके पास एस टी एलिवेशन जो होता है ये तो आपके पास रीजन को शो करता है। लेट सपोज अगर इंफीरियर वॉल एम आई हो, आपके पास इंफीरियर वॉल की एम आई हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2, 2, 3 और एवीएफ के अंदर एस टी एलिवेशन होगी। लेकिन याद रखें अगर इन 2, 3 और एवीएफ के अंदर एस टी डिफ्रेशन होगी तो ये कभी भी एन स्टेमी को लोकेट नहीं करता कि आपके पास इंफीरियर वॉल में एन स्टेमी है। दिस ओनली शोज यू एन स्टेमी, नॉट स्पेसिफाइंग यू द लोकेशन, ठीक है। तो एस टी डिफ्रेशन लोकेशन को शो नहीं करता, वो सिर्फ आपको ये बताता है कि ये एन स्टेमी है, ये अनस्टेबल एम आई है, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो इसमें हम थ्रोम्बोलिटिक्स क्यों नहीं देते, थ्रोम्बोलिटिक्स इसलिए हम नहीं देते क्योंकि ये सब एंडोकार्डियल है, ट्रांसम्यूरल नहीं है, यानी पूरे वेसल को इसने अभी तक ब्लॉक नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल्स है, हमारे पास एनस्टेमी जो है तो इनमें हम एंटीकोगुलेशन देते हैं। एंटीकोगुलेशन क्या है, अनफ्रैक्शन हेफारिन है, फोंडाफेरिनेक्स है, ये आपके पास है, ठीक है, और पीसीआई भी करते हैं। थ्रोम्बोलिटिक्स हम क्या किस लिए देते हैं, ये स्टेमी के लिए देते हैं। और अच्छा देखिए स्टूडेंट एक मरतबा ये भी पूछा गया था कि अगर आपके पास पेशेंट चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट हो और रेडिएटिंग टू जा, तो व्हाट इज क्लास 1 रिकमेंडेशन, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो क्लास 1 रिकमेंडेशन के मुताबिक ईसीजी विद इन 5 मिनट्स ये आपको करना चाहिए कि सबसे पहले आपने ईसीजी करना है। लेट सपोज अगर आपने पहले ईसीजी की और आपके पास वो ईसीजी नॉर्मल आ गई तो क्या आप पेशेंट को छोड़ दोगे, नहीं। आपका आंसर होगा सीरियल ईसीजी। सीरियल ईसीजी का क्या मतलब है, एक ईसीजी के बाद दूसरी, आप टाइम गैप के साथ ईसीजी करें, ठीक है। ये नहीं कि एक ईसीजी आपके पास नॉर्मल आ गई तो बस पेशेंट आपका फिट है। आपने हमेशा सीरियल ईसीजी के ऊपर टेक करना है, ठीक है, सीरियल ईसीजी के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 30 year old patient present with sudden right lower quadrant pain that started centrally. On examination you can press deeply on the left lower quadrant and the patient feels pain in the right lower quadrant. What is the sign called, मतलब आप लेफ्ट के ऊपर कर रहे हो, राइट पे वो फील हो रहा है उसको, तो ये क्या है, दिस इज द रोजविंग साइन, ठीक है, रोजविंग साइन। और ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से। मैकबर्नी क्या है, तो मैकबर्नी आपके पास आउटर 1/3 और इनर 2/3 के बीच में जो पॉइंट है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपेंडिक्स की जो लोकलाइजेशन है, जो पोजीशन है, उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास मर्फी साइन क्या है, तो मर्फी साइन में हम क्या करते हैं, ये कोलिसिस्टाइटिस के लिए है। जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आप डीपली इनहेल करें और हम यहाँ पर उसका जो है तो पालपेट कर लेते हैं तो पेशेंट अपना सांस रोक देता है पेन की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद दिस इज स्वास साइन, और ये किस लिए होता है, ये रेट्रोसिकल अपेंडिक्स के लिए होता है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, तो मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स क्या है, वो भी रेट्रोसिकल है। 40 to 45% अपेंडिक्स आपके पास रेट्रोसिकल पोजीशन में होता है, ठीक है। एंड दिस इज रोजविंग साइन, ठीक है। तो याद रखे a positive Roswing sign is when there is tenderness in the right lower quadrant, right quadrant में टेंडरनेस है और आप पालपेट कर रहे हैं लेफ्ट में, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अ मैराथन रनर कोलैप्स लेब इज इक्वल टू सोडियम आपके पास 155 है, सोडियम के लेवल ज्यादा है ना, इट मींस द पेशेंट इज इन हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया में है पेशेंट, ठीक है। अच्छा हिज एडीएस लेवल्स आर लो, एडीएस लेवल क्यों लो है, व्हाई इज द बॉडी टर्निंग ऑफ एडीएस। तो देखिए स्टूडेंट जब भी आपके बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी जो है तो ये एडीएच को टर्न ऑफ कर देता है, क्यों, क्योंकि बॉडी ने अभी पानी को बचाना है ताकि वो इन्वायरमेंट को डाइल्यूट करे जिससे सोडियम का लेवल कम हो जाए।
तो बॉडी ने अभी डाइल्यूशन करनी है सोडियम के लेवल को कम करने के लिए। तो इसलिए ये क्या है, ये आपके पास एडीएच का जो लेवल है, तो ये आपके पास कम है, ठीक है, टू एक्सक्रीट फीवर टू डाइल्यूट द सोडियम, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए हाइपरनेट्री में आपके पास क्या है, एडीएच अगर सप्रेस्ड है और अगर आपके पास हो एडीएच एब्सेंट है तो दिस इज सेंट्रल डायबिटीज इंसिफाइटिस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आप इसमें क्या दोगे, आपके पास इतना हाई सोडियम लेवल है तो फर्स्ट आप क्या दोगे, 5% डेक्सट्रोज आप सबसे पहले दोगे या ओरल वाटर दोगे। अगर पेशेंट पानी पी सकता है तो ओरल वाटर इज द बेस्ट, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है। और आपने कभी भी 10 टू 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा 24 आवर्स में सोडियम की करेक्शन नहीं करनी। क्यों? अगर आप करोगे तो आपके पास एक कंडीशन है, पोंटाइन माइलिनोसिस हो जाएगा अगर इससे ज्यादा आप जल्दी क्विकली रिड्यूस करोगे सोडियम के लेवल को, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पोंटाइन माइलिनोसिस, व्हाट इज पोंटाइन माइलिनोसिस, इसके ऊपर आप लोग बाकी डिटेल्स चेक कर ले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अ पैथोलॉजिस्ट नोट्स pleomorphism, hyperchromatic nuclei, and atypical mitosis in a breast biopsy. These features specifically indicate what? तो these are the signs of malignancy. ये malignancy को शो करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the gold standard investigation for breast pathologies, यानी ये आपके पास जो लम्स वगैरह है, तो ट्रू कट बायोप्सी इज नाउ द न्यू लेटेस्ट, जो अभी अपडेट्स आई उनके मुताबिक ट्रू कट बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। जो नीडल बायोप्सी है इसका दौर खत्म हो चुका है, नाउ ट्रू कट बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, अभी इसके जो बेराट क्लासिफिकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बेराट जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, आप मजीद इन्वेस्टिगेशन करें, यानी मेमोग्राफीज वगैरह आप मजीद करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें। अगर आपके पास 1-2 है तो इट मीन्स कि दिस इज नॉर्मल, आप रूटीन में अपनी स्क्रीनिंग करें 1 to 2 ईयर्स या 6 मंथ जो भी आपका है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास बेराट 3 है तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबली बिनाइन, प्रोबेबली बिनाइन हो सकता है कि ये बिनाइन हो, तो आपने 6 महीने के बाद दोबारा फॉलोअप करनी है, ठीक है। अगर आपके पास विराट 4 और 5 हो तो दिस इज सस्पिशियस मेलिग्नेंसी, जिस तरह हमारे यहाँ पर है। आपने फिर क्या करना है, आपने ट्रू कट बायोप्सी आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, विराट 6 क्या है, ये कैंसर है, इसकी डायरेक्ट आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसमें फिर बायोप्सी की कोई जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास शो किया गया है कि अमीमोग्राम शो अ क्लस्टर माइक्रो कैल्सिफिकेशन विराट 4, तो आपके पास विराट क्या है, विराट 4 है। तो आपने कोर नीडल बायोप्सी यहाँ पर दी गई है, लेकिन अगर ट्रू कट बायोप्सी का ऑप्शन हो तो आपने ट्रू कट बायोप्सी के ऊपर क्लिक करना है। A patient post thyroidectomy develops tingling around the mouth. What is this sign? This is the first sign of hypocalcemia. First साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, पहला सिम्टम जो पेशेंट को शो होता है वो टिंगलिंग अराउंड द माउथ है, ठीक है। और शवास्टिक साइन है 24 आवर। व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दिस इज हाइपोकैल्सीमिया। और पैराथायराइड ग्लैंड ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि थायराइड के ऊपर आपके पास पैराथायराइड पड़े होते हैं, तो आपके पास पैराथायराइड डैमेज हो चुके हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे, आप पीटीएच और कैल्शियम का लेवल चेक करोगे एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अच्छा, और हाइपोकैल्सीमिया का ईसीजी के ऊपर क्या साइन होगा, तो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसानी है, आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अथेंटिक तैयारी हो, आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो और वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक सारी चीज़ आपकी प्रिपेयर हो और एक क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ाए, अथेंटिक मटेरियल दे दे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, 14 जून तक रजिस्ट्रेशन है, तो पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में अप्लाई कर ले और उस सेंटर के अंदर अप्लाई कर ले जिसके अंदर आप तैयारी कर रहे हो। हम आपको सेंटर बताएंगे और उसी के हिसाब से आपको नोट्स देंगे। बाकी स्कैमर से आप लोगों ने दूर रहना है। ज़्यादातर स्टूडेंट हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इस बंदे को मैंने पैसे दिए और उसको पता ही नहीं है कि एकेडमिक क्या है, और उसने झूठ बोला था कि मैं डॉक्टर हूँ, तो पहले कंफर्म कर ले, डॉक्टर का पता चलता है कि ये बंदा डॉक्टर है या नहीं। तो स्कैमर से दूर रहे, वो आपको कम फीस का झांसा देंगे और आपसे पैसे लूटेंगे। और बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो इसके अंदर हम आपको कंप्लीट वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, ये आपके सेंटर के मुताबिक सेलेक्टेड नोट्स होंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इस कोर्स की जो फीस है 6,500 है और आपका टेस्ट इससे गारंटी के साथ क्लियर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।